आज हम एमए फाइनल की 5th पेपर में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में क्षेत्रीय असमानता के संदर्भ में बात करेंगे। बात जब हम क्षेत्रीय असमानता की करते हैं तो क्षेत्रीय असमानता का अभिप्राय होता है देश के विभिन्न राज्यों में आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली असमानता। हमारे देश के कुछ राज्य जैसे कि पंजाब, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के आर्थिक की विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, लेकिन इसके विपरीत कई राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि के आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत की जो क्षेत्रीय असमानता है, विभिन्न वर्षों में एक जो आर्थिक दृष्टि से हमारा राज्य विकसित है दिल्ली, और वहीं जो हमारा आर्थिक दृष्टि से अविकसित राज्य है बिहार, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। जहां हम वर्ष 1960-61 की बात करते हैं तो दिल्ली में प्रति व्यक्ति उत्पाद जहां 668 था, वहीं बिहार में 215 प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी 3 गुना। वहीं हम 90-91 की बात करते हैं तो दिल्ली में 11,057 प्रति व्यक्ति उत्पाद है, तो वहीं बिहार में 2,660 यानी 4 गुना कम है। वहीं यदि हम 2014-15 की बात करते हैं तो दिल्ली में जहां 2,52,011 प्रति व्यक्ति उत्पाद है, तो वहीं बिहार में 34,800 50 प्रति व्यक्ति उत्पाद है। यानी हमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दो राज्यों के बीच में असमानता बरकरार है, बल्कि बढ़ती जा रही है। वहीं हम जब 2019-20 की बात करते हैं तो जहां दिल्ली में हमारे सामने 3,79,143 प्रति व्यक्ति उत्पाद है, तो वहीं बिहार में 47,541 प्रति व्यक्ति उत्पाद है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्रीय जो असमानता है वो हमको दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हम प्रति 10 वर्षों के आंकड़े देखते जा रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना यानी ये हमारी बढ़ती हुई चली जा रही है। अब ये क्षेत्रीय जो असमानता है उसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें आपका निजीकरण है, उदारीकरण है और आपका वैश्वीकरण है। इसके कारण ही हमको ये विभिन्न राज्यों में जो असमानता है वो दिखाई देती है, चाहे अमीर गरीबी की असमानता दिखाई दे रही है, उद्योग की असमानता दिखाई दे रही है, कृषि के संदर्भ में दिखाई दे रही है, शहर, गांव, क्षेत्रीय सब दृष्टि से हमको असमानता दिखाई दे रही है। तो हमें एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई दे रही है कि जहां दिल्ली देश की राजधानी है, धनी लोगों का, कंपनियों का, मुख्यालयों का संकेंद्रण है, इसलिए वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आय है वो हमको बहुत अधिक दिखाई देती है। लेकिन वहीं जो हमारा बिहार है, जो हमारे सामने एक ऐसा स्टेट है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है, जहाँ पे आर्थिक असंतुलन बना हुआ है, जिसका उत्तरी भाग जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र होने के साथ साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, वहीं उसका दक्षिणी भाग खनिज संसाधनों का क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि के देखें तो हमारे को वहाँ उतना विकसित नहीं दिखाई देता है। उदारीकरण की जो नीतियाँ हैं उनके साथ न केवल सरकार ने क्या किया, उद्योगों को अपने अपने हाथ खींच लिए, बल्कि प्रदेश सरकारों ने अपने अपने यहाँ देशी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता शुरू कर दी। इसके लिए पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा छूटें, रियायतें और प्रोत्साहन की घोषणाएं की गई। देशी विदेशी पूंजी उधर की ओर ही आकर्षित हुई जहां ये सबसे ज़्यादा था। वो प्रदेश ही सबसे ज़्यादा छूट
दे सकते थे जो पहले से ही बेहतर स्थिति में थे। कारण हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि यानी जहाँ आय ज़्यादा थी, जो पहले से ही आगे बढ़े हुए प्रदेश थे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो प्रदेश पीछे हैं वो पीछे ही छूटते जा रहे हैं। यानी एक प्रदेश यदि हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर विकास कम हुआ है, लेकिन नई नीतियों के तहत वहाँ पर विकास के रास्ते हमको दिखाई नहीं देते। ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसके बहुत सारे हमारे सामने कारण हैं, चाहे वो ऐतिहासिक कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे सरकारी नीतियाँ हों, जिन्होंने इस क्षेत्रीय असंतुलन को जो है बढ़ावा ही दिया है। ये हमारे लिए सबसे चिंतनीय बात है कि हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में कुछ राज्य जो हैं विकसित हो रहे हैं, और जबकि कुछ राज्य हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारा राजस्थान भी उनमें से एक है। क्षेत्रीय असंतुलन की जब बात करते हैं तो उनके कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है ऐतिहासिक कारण। भारत में हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन से ही शुरू हुआ था। ब्रिटिश शासक के साथ साथ उद्योगपतियों ने भी देश के केवल उन निर्धारित क्षेत्रों को ही विकसित करना शुरू किया जो अपने हित के अनुसार समृद्ध उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए समृद्ध क्षमता रखते थे। बहुत क्लियर सी बात है कि हम जब देखते हैं कि ब्रिटिश समय से ही केवल वो ही शहर उन्नति करे जो कि समुद्र तट के किनारे थे, जिनमें हमको दिखाई देता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो चेन्नई हो, ये जितने भी जो हमारे शहर थे बड़े, वो समुद्र तट के किनारे थे। और अंग्रेज़ों ने अपना सारा जो रुचि रखी इन्हीं क्षेत्रों को विकसित करने की, इन्हीं नगरों को विकास की ओर रखने में रखी। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र जैसे 2 राज्य, विशेष रूप से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे 3 महानगरीय शहरों में अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखना पसंद किया। उन्होंने इन शहरों के आसपास के उद्योगों पर विशेष ध्यान रखा और अन्य हिस्सों की इन्होंने उपेक्षा करी। उद्योग में निवेश के साथ आर्थिक रूप से अतिरिक्त जैसे परिवहन, संचार सुविधाओं और ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई बिजली का असमान पैटर्न कुछ क्षेत्रों में असमान विकास का परिणाम था, जो आज भी दिखाई देता है। दूसरा, भौगोलिक कारक। हम सभी जानते हैं क्षेत्रीय विकास में भौगोलिक जो कारक है वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भौगोलिक कारक जो है विकास संबंधी गतियों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। पहाड़ियों, नदियों या पठारी जो क्षेत्र होते हैं, घने जंगल के जो क्षेत्र होते हैं, इलाके जो होते हैं जहाँ पर कि आवागमन की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, लागत अधिक होती है, यहाँ पर किसी भी परियोजना को लगाने में कोई भी अपना रुचि नहीं रखता है, क्योंकि संसाधनों में अधिक से अधिक जो है लागत आती है। भारत के हिमालयी राज्यों में पिछड़ापन भी इसीलिए एक महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल जलवायु, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी, कम कृषि उत्पादकता और औद्योगिकीकरण की कमी की आर्थिक विकास की खराब दर के लिए जिम्मेदार कारक है। इन प्राकृतिक कारकों के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में असमान वृद्धि हुई है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहाँ पर विकास जो है अभी तक नहीं पहुँच पाया है। तीसरा है स्थानीय फायदे। एक क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त हम अन्य क्षेत्र को जो है इसमें अवॉइड करते हैं, और एक क्षेत्र के विकास की रणनीति निर्धारित करने में जो स्थानीय फायदे होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि लौह इस्पात परियोजना हो या रिफाइनरी हो या किसी भी औद्योगिक परियोजना के स्थान का निर्धारण हो, उसके समय स्थानीय लाभ को शामिल किया जाता है। कुछ तकनीकी कारकों में विशेष विचार होने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों से जुड़े ऐसे स्थानीय लाभों और कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्रों से
जुड़ी स्थानीय हानियों के कारण यह असंतुलन उत्पन्न होता है। हमने भी देखा है और हम पढ़ते भी रहते हैं कि आए दिन जो भी परियोजनाएं हमारे सामने दिख कर आती हैं तो वो विशेष रूप से ऐसे राज्य जहाँ पर कि पहले से ये योजनाएं बनाई जा रही हैं वहाँ पर ही हमको दिखाई देती हैं। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी तरफ आज भी जो है एक तरह से उपेक्षा का व्यवहार हमको दिखाई देता है। आर्थिक जो सुविधाएं होती हैं उनका अपर्याप्तता जो होती है और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन और संचार सुविधाएं जैसे बिजली है, प्रौद्योगिकी है, बैंकिंग है, बीमा जैसी जितनी भी आर्थिक सुविधाएं हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि इन सुविधाओं के कारण ही कुछ क्षेत्रों में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए इस विशेष पक्ष जो प्राप्त हो रहा है, तो दूसरी ओर अपर्याप्तता के कारण देश के कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है आदि देश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एक अन्य कारक है योजना तंत्र की जो विफलता है। सरकार हर साल अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाओं के आवंटन के संबंध में अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को अधिक सुविधाएं देती है और कम विकसित राज्यों को जो नहीं देती है। प्रथम योजना से लेकर 7वीं योजना तक पंजाब और हरियाणा ने प्रति व्यक्ति योजना खर्च सबसे अधिक प्राप्त किया है। इनके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने लगभग सभी 5 वर्षीय योजनाओं में योजनाओं के विस्तार का बड़ा भाग प्राप्त किया है। दूसरी ओर बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य लगभग सभी योजनाओं में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय का सबसे छोटा आवंटन प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक जो नियोजन है उसका जो ये महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक कि क्षेत्रीय संतुलन समान रूप से हो, वो नहीं हो पा रहा है और राज्यों के बीच में असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं खाई चौड़ी होती जा रही है। अन्य एक कारक जो है वो हरित क्रांति के प्रभाव का सीमांतीकरण है। भारत में हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में नई कृषि रणनीति को अपनाने के माध्यम से काफ़ी हद तक सुधार किया है, लेकिन नई कृषि रणनीति का लाभ अन्य क्षेत्रों को ना मिले, इसके लिए कुछ निश्चित क्षेत्रों को हाशिए पे रखा गया। इस प्रकार हरित क्रांति का लाभ बहुत अधिक जो मिलना चाहिए था वो पूरे देश को नहीं मिल पाया है। केवल कुछ राज्यों में जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक ही सीमित रहा है। परिणाम स्वरूप अच्छे किसान और अधिक बेहतर बन गए, जबकि जो किसान पहले से ही गरीब थे वो किसान और भी गरीब होते गए हैं। जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी सूखा पड़ता है, किसान और गैर कृषि ग्रामीण आबादी भूमि जो है वो सुविधाओं से इनसे वंचित रहती है। नई कृषि रणनीति ने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे कि हम इस क्षेत्रीय असंतुलन को और आगे ना बढ़ाएं। इन आगे की योजनाओं में सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक कारक क्षेत्रीय असंतुलन में दिखाई देता है वो है राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिर सरकार, उग्रवादी हिंसा, कानून और व्यवस्था की समस्या आदि के रूप में राजनीतिक अस्थिरता पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के प्रवाह को बाधित कर रही है। ये हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ आज भी जो है इन सब कारणों से बहुत ही पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता जो होती है वो कहीं ना कहीं केवल एक क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करती है। पूरा देश उससे प्रभावित होता है, क्योंकि ये कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरे एक देश की बात है, क्योंकि एक देश पूरी सभी योजनाओं से जुड़ा हुआ रहता है।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंड हैं, जैसे कृषि है, खनिज है, उद्योग है, संचार है, परिवहन है, शिक्षा है। इन खंडों में असंतुलन पाया जाता है और ये इस प्रकार की जो स्थिति की जो विभिन्नता है वही क्षेत्रीय असंतुलन का न केवल कारण बन जाती है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो चिंतनीय विषय भी बन जाता है। ज़रूरत है कि हम इस समस्या का समाधान करें, संतुलित क्षेत्रीय विकास करें। देश के आर्थिक विकास के लिए हम देश को एक आर्थिक जो हमारा परियोजनात्मक क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर इंटीग्रेटेड समाकलन जो है विकास करें, तभी हमारा जो है एक असंतुलन जो है उसकी समस्या का समाधान हो सकता है।